नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डेली डिक्टेशन में आज हम लोग देखेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारे मासिक पत्रिका के अंक 3 से एक्सरसाइज 19 और 20 का मैटर रहेगा। टोटल 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। डिक्टेशन लिखने से पहले दोस्तों हम लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखने में और आसानी हो जाए। दोस्तों डिक्टेशन लिखते समय आपको बिल्कुल एकाग्रचित होना है, एकाग्रचित रह के डिक्टेशन लिखना है, डिक्टेशन को सुनना है और उसको तुरंत लिखना है। मन में बिल्कुल दोहराना नहीं है उसे, ना ही बोलना है। दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए और रिपोर्टर के लिए हमने पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया है। अगर आप चाहें तो उसका मेंबर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो चलिए पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। अध्यक्ष महोदया, बहुआयामी प्रोत्साहन पार्लियामेंट आठवीं अनुसूची समय समय पर केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न अनियमितताओं संघ राज्य क्षेत्रवार अंत्योदय अन्न योजना उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि दर्शन सीमावर्ती क्षेत्रों इच्छानुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहभागितापूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों। अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, देश की जितनी भी भाषाएं हैं, जब यह स्वीकार करते हैं कि इन सब की यदि कोई मातृभाषा है तो वह संस्कृत है। यदि हम संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की माँ मानते हैं तो यह केवल भारत में रहने वाले लोग ही नहीं मानते हैं, बल्कि इंग्लैंड और आयरलैंड में भी इस सच्चाई को स्वीकार किया जाता है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसकी वर्तनी बहुआयामी है। ऐसी भावना विश्व में बनती जा रही है। जो संस्कृत भाषा को सीख लेगा वह किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है और बोल सकता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में भी यह धारणा बनती जा रही है और इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास भी प्रारंभ किए हैं। हिंदी के महत्व का जहाँ तक प्रश्न है, हिंदी के महत्व को कम करने का कोई कारण नहीं है, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए साथ ही साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार अधिकतम प्रयत्न जो होना चाहिए वह करने को तैयार है। पार्लियामेंट का 1968 का रेजोल्यूशन है जिसमें कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, जो कि आज 22 हैं, सभी के विकास और प्रोत्साहन के लिए काम किया जाएगा। जहाँ तक हिंदी के विकास की बात है तो समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं और आगे भी उसके प्रोत्साहन के लिए हम काम करेंगे। वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी हकदारी के अनुसार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं। जिन राज्यों
संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता की श्रेणी वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से तथा वर्तमान अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी वाले परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को 35 रुपये प्रति परिवार प्रति माह तथा पात्र बीपीएल परिवारों को विभिन्न पैमाने पर खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को उनकी हकदारी से कम खाद्यान्नों का वितरण आपूर्ति करने सहित कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या विवरण में दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने एनएचएम के तहत और अधिक जिलों को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में बागवानी फसलों के कृषि जलवायु स्थितियों, विकास की संभावनाओं तथा विपणन अवसरों के आधार पर उनके प्रतिस्पर्धी लाभ के अनुसार विकास हेतु एक सामूहिक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के तहत और अधिक जिलों को शामिल किए जाने से दुर्लभ संसाधनों का प्रसार होगा। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे गैर एनएचएम जिलों में बागवानी विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से निधियों का उपयोग करें। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत शुरू किए गए कार्यकलाप में विस्तार अधिकारियों एवं किसानों का क्षमता निर्माण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, किसान मेले, किसान समूह को जुटाना, कृषि विद्यालय एवं किसान वैज्ञानिक वार्ता आदि भी शामिल है। इन कार्यकलापों के जरिए देश के किसानों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। कृषि दर्शन किसान बाड़ी कार्यक्रम के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। मास मीडिया योजना के तहत संकेंद्रित विज्ञापन अभियान के जरिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर अतिरिक्त जानकारी भी प्रसारित की जाती है। हाल ही में 4 जुलाई 2014 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में विरल आबादी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता के मुद्दे को उठाया गया है, ताकि निवासी अपनी इच्छानुसार वहां बस सकें और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमारे सीमा रक्षक के रूप में कार्य कर सकें। भारत सरकार इस मामले को समझती है और वह राज्य सरकारों के माध्यम से सीमावर्ती विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। यह कार्यक्रम दूरस्थ और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अन्य केंद्रीय, राज्य, स्थानीय योजनाओं को सम्मिलित करके तथा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यक
अवसंरचना में परिपूर्ण करने के लिए सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण का एक भाग है। यह कार्यक्रम केंद्रीय तौर पर 100% प्रायोजित योजना के रूप में कमियों को दूर करने के लिए अनुपूरक स्वरूप का कार्यक्रम है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भू सीमाओं पर 17 राज्यों के 103 सीमावर्ती जिलों के 375 सीमावर्ती ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास संबंधी गतिविधियां, संपर्क, सड़क गतिविधियां, संपर्क, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों आदि जैसे अवसंरचना के विकास से संबंधित हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं कौशाम्बी से चुनकर आया हूं। वहां एक स्थान पर पबौसा है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। वहां जैन धर्म के छठे तीर्थकर पाद प्रभु का जन्म हुआ था। वहां 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो गंगा यमुना की अंतर्विधि में एक मात्र पहाड़ी है जो पबौसा पहाड़ के रूप में जानी जाती है, जो लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। स्टॉप। तो दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। ये हमारी मासिक पत्रिका के 3 से प्रतिलेखन संख्या 19 और 20 से है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर कर सकें। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक के साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।